दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंस्पेक्टर मनोज और इंसानियत के दुश्मन पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, इंस्पेक्टर मनोज का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। हाँ, क्यों नहीं। इतना कह डॉक्टर ने शीला के घर का पता एक कागज पर लिखकर इंस्पेक्टर मनोज के हाथ में थमा दिया। तब इंस्पेक्टर मनोज डॉक्टर को अपने आगमन के बारे में किसी को न बताने की हिदायत दे नर्सिंग होम की इमारत से निकला और जीप में बैठ शीला के घर की ओर चल पड़ा। आश्चर्य, शीला अचानक छुट्टी लेकर घर क्यों चली गई? कहीं उसे खतरे का आभास तो नहीं हो गया था? अगर ऐसा हुआ तो वह अपने घर पर भी नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर मनोज की शंका सही सिद्ध हुई। जब वह शीला के निवास पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। तो मेरा शक ठीक निकला, लेकिन वह गई कहाँ होगी? सोच में डूबा इंस्पेक्टर मनोज जीप में बैठ वहां से चल दिया। निश्चित रूप से वह अपने बॉस के पास गई होगी। अगर मैं उसकी तलाश शुरू करवाऊंगा तो असली अपराधी सतर्क हो जाएगा। हो सकता है वह शीला की हत्या कर दे। ऐसी हालत में मेरे लिए अपराधी तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। इसलिए फिलहाल मेरा चुप रहना ही बेहतर होगा। उस आदमी का बयान लेने के बाद ही मैं अपनी अगली कार्रवाई शुरू करूंगा। इस निर्णय पर पहुंचते ही इंस्पेक्टर मनोज ने जीप का रुख सिविल अस्पताल की ओर मोड़ दिया। लगभग आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर मनोज अस्पताल के सामने जीप रोककर नीचे उतरा और इमारत में दाखिल हो गया। हवलदार वीर बहादुर ने उसे आते देखा तो लपक कर उसके करीब पहुंचता हुआ बोला, सर, आप सही वक्त पर पहुंचे। उस आदमी के सिर से गोली निकाल ली गई है और अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। वह होश में है। आप चाहे तो उसका बयान ले सकते हैं। वो गुड, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज आगे बढ़ गया। हवलदार ने उसका अनुसरण किया। थोड़ी देर बाद वे इमरजेंसी वार्ड में थे। मिस्टर, मेरा नाम मधुकर सोलंकी है। हाँ तो मिस्टर सोलंकी, आपको यह तो मालूम ही होगा कि आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद आपने मेरे असिस्टेंट और मुझे जान से मार डालने की कोशिश की थी। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं एक सभ्य और इज्जतदार आदमी हूँ। मैं ऐसी गलत हरकत कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम ऐसी गलत हरकत न करते तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं तुम पर गोली चलाता? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। तो क्या आपको कुछ याद नहीं? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं रेगुलर चेकअप के लिए भंडारी नर्सिंग होम गया था। मुझे एक ताकत का इंजेक्शन दिया गया और मैं वहां से चल दिया। आधे रास्ते में अचानक मेरा सिर घूमने लगा और आंखों के सामने बिजली सी कौन देने लगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आपको इंजेक्शन किसने लगाया था? शीला नाम की एक नर्स ने। ओह, तो मेरा शक बिल्कुल सही था। कैसा शक है इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, आप आराम कीजिए, मैं आपसे कल मिलूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार के साथ वार्ड से बाहर निकल गया। तब हवलदार अपनी जिज्ञासा न रोक पाया। उसने पूछा, सर, शीला ने इंजेक्शन में सोलंकी को ऐसी क्या दवा दे दी जो वह इंसान से शैतान बन गया था? यह एक राज की बात है हवलदार। इंस्पेक्टर मनोज हवलदार को नर्स नीता से हुई बातचीत के बारे में बताते हुए बोला, जब मैं भंडारी नर्सिंग होम पहुंचा तो शीला वहां नहीं थी। समझ में नहीं आता उसे खतरे का आभास कैसे हो गया था। मैं बताता हूँ सर। मुझे तो लगता है इस खतरनाक खेल में राका और साका नाम के गुंडे भी शामिल है। आपके जाने के बाद मैंने राका और साका को अस्पताल के बाहर देखा था। राका ने किसी को फोन भी किया था। मुझे तो तभी शक हो गया था कि कोई चक्कर जरूर है। ओह, दूसरे पल इंस्पेक्टर मनोज सोच में डूब गया। तो क्या राका ने शीला को फोन किया था? लेकिन राका और साका यहाँ कैसे पहुंचे? इन सवाल का उत्तर जानने के लिए राका और साका से पूछताछ करना जरूरी हो गया है। तब इंस्पेक्टर मनोज ने हवलदार से पूछा, क्या तुम जानते हो राका और सागा इस समय कहाँ होंगे? हाँ सर, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वे दोनों इस समय नूरानी के जुए के अड्डे पर होंगे। तुम उन दोनों को थाने ले आओ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता लगना चाहिए कि उन्हें पूछताछ के लिए थाना लाया जा रहा है। मैं समझ गया सर। और आधे घंटे बाद जब हवलदार वीर बहादुर राका और साका को लेकर थाने पहुंचा तो इंस्पेक्टर मनोज ने ताबड़तोड़ उन पर लात घूसों की बरसात कर दी। राका और साका मार से घबराकर फरियाद करते हुए बोले, हमें क्यों मार रहे हैं साहब? हमारा कसूर तो बताइए हुजूर। कसूर के बच्चे, बता। रात 10 बजे के करीब तो सिविल अस्पताल के सामने क्या कर रहा था?
आपको गलतफहमी हुई हुई है हजूर। रॉका का वाक्य पूरा होने से पहले इंस्पेक्टर मनोज का भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। तड़ाक! आह! रॉका दौड़ता हुआ फर्श पर जा गिरा। और फिर, बोल रामजादे, तूने किसे फोन किया था? वरना इतनी ठोकरें मारूंगा कि अंतड़ियां बाहर निकल आएंगी। आह! बताता हूँ हुजूर। तत्पश्चात रॉका रिकॉर्ड प्लेयर की तरह शुरू हो गया। हम उसे नहीं जानते साहब। वह हमारे पास सुबह आया था। जब हमने उससे आने का कारण पूछा तो वह बोला, हमसे एक छोटा सा काम कराना चाहता है। उसने हमें बताया कि शाम 8 बजे DLJ 111 नंबर की कार भंडारी नर्सिंग होम के सामने आकर रुकेगी। जब कार वहां से जाए तो हम उसका पीछा करें और जो कुछ भी हम देखें उसकी जानकारी उसे दे दें। इस काम के लिए उसने हमें 5,000 रुपये दिए थे। इसका मतलब तुम लोग भंडारी नर्सिंग होम के से ही सोलंकी की कार का पीछा कर रहे थे। हाँ साहब, लेकिन आपके साथ घटी घटना को देखकर हम डर गए, इसलिए हमने अस्पताल तक की जानकारी उस आदमी को दी और वहां से फूट लिए। उसका फोन नंबर क्या था? राका ने तुरंत नंबर बता दिया। अब तो हमें जाने दीजिए साहब। खामोश! हवलदार, ले जाओ इन बदमाशों को और लॉकअप में डाल दो। यस सर। इतना कहकर हवलदार राका और साका को लेकर वहां से चला गया। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर मनोज ने एक्सचेंज से संबंध स्थापित कर उस फोन नंबर के संबंध में जानकारी मांगी। ऑपरेटर ने जो जानकारी दी उसे सुनकर इंस्पेक्टर मनोज सोच में पड़ गया। तभी हवलदार उसकी सोच को भंग करता हुआ बोला, सर आप क्या सोच रहे हैं? यह मामला 100% पेचीदा होता जा रहा है हवलदार। राका ने जो फोन नंबर दिया है वह डॉक्टर सहगल के निवास का है। तब इंस्पेक्टर मनोज ने तुरंत भंडारी नर्सिंग होम का नंबर डायल किया और डॉक्टर सहगल से बात करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन जब यह पता लगा कि डॉक्टर सहगल अस्पताल में नहीं है तो उसकी आंखें चमक उठी। दूसरे पल उसने वह नंबर डायल किया जो उसे राका ने दिया था। संबंध स्थापित होते ही दूसरी तरफ से किसी का स्त्री स्वर सुनाई दिया। हेलो। वो कहीं आवाज नर्स शीला की तो नहीं है? यह विचार दिमाग में आते इंस्पेक्टर मनोज ने कोई उत्तर दिए बिना रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया और हवलदार से बोला, शायद नर्स शीला डॉक्टर सहगल के घर में मौजूद है। मैं वहां जा रहा हूँ। आप अकेले? क्यों सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको और मेरे फोन का इंतजार करो। इतना कहकर इंस्पेक्टर मनोज दन दनाता हुआ कक्ष से बाहर निकल गया। उधर डॉक्टर सहगल के निवास के कक्ष में बैठी शीला सोच रही थी, फोन किसने किया था? उसने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया था? तभी संलग्न कमरे का द्वार खुला और डॉक्टर सहगल हाथ में सिरिंज थामे मुस्कुराता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर को देखते ही शीला बोली, सुरेश मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने की कोई बात नहीं शीला, मैं सब ठीक कर दूंगा। जानते हो, सोलंकी के जिंदा बच जाने से यह भी साबित हो गया कि मैंने अपने फार्मूले में रद्दोबदल करके जो सीरम अब तैयार किया उसमें कोई कमी नहीं रही है। अब मैंने वह इंजेक्शन भी तैयार कर लिया है जिसके प्रयोग से उस सीरम का प्रभाव नष्ट किया जा सकता है। चूहे पर मेरा प्रयोग सफल रहा। अब तुम्हारी सफलता और असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुरेश। बहुत जल्द हम दोनों पकड़ लिए जाएंगे और हमें फांसी हो जाएगी। इंस्पेक्टर मनोज को तुम नहीं जानते। वह बहुत ही काबिल और बुद्धिमान पुलिस ऑफिसर है। हम उसे ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सकते। इंस्पेक्टर मनोज की परवाह मत करो शीला, मैं आज रात ही उसे ठिकाने लगा दूंगा। क्या? लेकिन कैसे? मैं सिरम अपने शरीर में इंजेक्ट करने जा रहा हूँ। नहीं, घबराओ नहीं, जब तक तुम मेरा साथ दोगी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तत्पश्चात डॉक्टर सहगल अपनी जेब से खिलौने नुमा रिवॉल्वर निकालकर शीला की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, तुम यह रिवॉल्वर अपने पास रखो। इस रिवॉल्वर से ट्रिगर दबने पर गोलियों की बजाय सुइयां निकलेगी। सुई के चुभते ही सिरम का असर मेरे शरीर में खत्म हो जाएगा और मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। फिर तो यह रिवॉल्वर तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। इस रिवॉल्वर की तुम्हें किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। नहीं, उस समय मैं दवा के प्रभाव में रहूंगा, अतः इस रिवॉल्वर का प्रयोग खुद पर नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें भी दूर रहकर छुप कर मुझ पर सुई दागनी होगी, क्योंकि उस साल में तुम मेरे करीब नहीं आ सकती। इसीलिए मैंने यह रिवॉल्वर तैयार किया है। ओह, अब तुम बाहर जाओ
और कहीं छुप जाओ। मेरे जाने के बाद तुम वापस अंदर आ जाना और मेरे लौटने पर वैसा ही करना जैसे मैंने बताया है। याद रहे, मेरे स्वाभाविक रूप में लौटने से पूर्व तुम मेरे सामने नहीं आओगी। अच्छा। तत्पश्चात शीला रिवॉल्वर लेकर बाहर की ओर चल दी। शीला के जाते ही डॉक्टर ने अपने मुंह बां में सिरिंज की सुई चुभा दी और धीरे धीरे सिरिंज को अपने रंग में और धीरे धीरे सिरिंज को अपनी रग में पहुंचाने लगा। उधर शीला डॉक्टर सहगल के निर्देशों को अच्छी तरह याद रखने की कोशिश करती हुई जैसे कोठी के बाहर निकली, उसका शरीर जीप की हेडलाइट्स के प्रकाश में ना उठा। ओह! फिर जैसे शीला ने इंस्पेक्टर मनोज को जीप से उतरते देखा, वह बौखलाकर उल्टे पांव दौड़ पड़ी। घबराहट में वह डॉक्टर सहगल के निर्देशों को सौरता भूल बैठी थी। उसे अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब वह डॉक्टर सहगल के सामने पहुंच गई। सुरेश, लेकिन शीला के बाकी के शब्द गले में घुट कर रह गए, क्योंकि तब तक डॉक्टर के भयानक पंजे उसकी सुराहीदार गर्दन तक पहुंच गए थे। खतरा बाप शीला का हाथ अपने ब्लाउज के नीचे छिपे रिवॉल्वर तक रेंग गया, लेकिन अभी वह रिवॉल्वर निकाल ही पाई थी कि डॉक्टर ने उसे गुड़िया की तरह उठाकर हवा में उछाल दिया। ठक! आह! और फिर शीला ने फर्श पर गिरने से पहले ही दम तोड़ दिया। हा। शीला को खत्म कर डॉक्टर लंबे लंबे डग भरता हुआ द्वार की तरफ बढ़ा ही था कि इंस्पेक्टर मनोज गरजता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। हा। खबरदार डॉक्टर सहगल, जाओ वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज की चेतावनी का डॉक्टर पर कोई असर नहीं हुआ। वह गुर्राता हुआ जैसे आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर मनोज ने गोली चला दी, परंतु डॉक्टर ने गोली को अपनी हथेली पर रोक लिया और दूसरे पल गोली को दो उंगलियों के बीच फंसाकर ऐसे मसल दिया जैसे वह मोम की गोली हो। ओह! फिर इससे पहले कि इंस्पेक्टर मनोज दोबारा फायर करता, डॉक्टर ने बिजली की तेजी से चपटी गोली को इंस्पेक्टर मनोज की तरफ उछाल दिया। ठक! ओह! तत्पश्चात ओह! फिर इंस्पेक्टर मनोज ने फर्श पर गिरते जैसे उठने की कोशिश की। उसकी नजर उस रिवॉल्वर पर जा टिकी जो शीला के हाथ से छूटकर जा गिरा था। पलक झपकते उसने रिवॉल्वर उठा लिया और डॉक्टर पर निशाना साध ट्रिगर दबा दिया। ट्रिगर दबते एक सुई निकली और डॉक्टर के सीने में जा धसी। सुई के धस से डॉक्टर आर्तनाद कर उठा। जू! आह! कुछ ही पलों बाद वह फर्श पर गिरा और फर्श पर गिरते ही अपने असली रूप में आ गया। फिर वह जैसे उठकर खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर मनोज गरज उठा, डॉक्टर सहगल, यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तुम्हें कमला देवी, सेठ धर्मदास और नर्स शीला के कत्ल और मिस्टर सोलंकी के कत्ल की कोशिश के अपराध में गिरफ्तार कर रहा हूँ। लेकिन तुम जानते हो इंस्पेक्टर कि यह सब मैंने एक मानव उपलब्धि के लिए किया है। सॉरी डॉक्टर, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी उपलब्धि इंसान के किसी काम नहीं आ सकती। कानून किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं देता। अब तुम्हें जो कुछ कहना है अदालत में कहना। ओह! समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।